स्वागत है आपका प्रॉस्पेक्ट आईएएस में। आज हम फिर मिले हैं। जो हम बातचीत हमारी चल रही थी उसको आगे बढ़ाएंगे। हमने हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों को उन आयामों पर हम बातचीत कर चुके थे। जो एक आयाम हमारा मुख्य रूप से रह गया था आर्थिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, वो था व्यापार तंत्र। तो हम पहले व्यापार तंत्र पर बात करेंगे। मैं यहां लिख देती हूं पहले। तो हम आज बात करेंगे व्यापार तंत्र पर। शुरुआत व्यापार तंत्र से करेंगे। एक मैं आपको एक ढांचा, एक संरचना आज की बातचीत की आपको बता देती हूं कि आप भी समझ पाएं कि आज का हमारा जो समय है उसमें हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो बिंदु है वो है व्यापार तंत्र। उसके बाद उत्तर हड़प्पा काल, उसके बाद हम बात करेंगे पतन की। हड़प्पा के पतन की हम बात करेंगे और उसके बाद जितनी कुछ ताम्रयुगीन संस्कृतियां जो विकसित होती हैं उन पर बात करेंगे। ताम्रयुगीन संस्कृतियों पर हम संक्षिप्त में बात करेंगे। एक एक क्योंकि जो ये काल क्रम है उसके अंदर निरंतरता बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि एक सभ्यता का विघटन हुआ, एक सभ्यता का पतन हुआ और उसके बाद एक नई सभ्यता, एक नई संस्कृति जो है वो अपने आप मुखर हो गई। ऐसा नहीं होता है। तो बीच में बहुत सारे ऐसे बदलाव आते रहते हैं। जब ये बदलाव होता है तो उसमें निरंतरता हमारी रहनी चाहिए। तो उसके आधार पर हम इसको देखेंगे। और अगर हम इसको सिविल सेवा आयोग के परिप्रेक्ष्य से भी अगर देखते हैं, उस दृष्टिकोण से भी अगर हम देखते हैं तो ये बहुत जरूरी है। इस पर हम बात करेंगे कि क्यों ये जरूरी है, क्यों प्रश्नों के लिए ये जरूरी है। कई बार क्या होता है, जैसे कि अभी मैं बात कर रहे हैं तो उदाहरण देती चलूं कि कई बार क्या होता है कि कुछ सवाल इस तरह के पूछे जाते हैं जिसके अंदर कुछ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है जो उस सभ्यता विशेष से नहीं है। जैसे कि अगर हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए तो उसके अंदर किसी इस प्रकार के मृदभांड का नाम दे दिया। इस प्रकार के सवाल जो है गत वर्षों में आए हैं, जिसके अंदर आप मान लीजिए, जिसके अंदर आप एक नाम दे दिया, ठीक है, कोई भी एक पॉटरी का नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये मृदभांड जो थे, ठीक है, वो उस समय थे या नहीं थे, या वो जो मृदभांड थे वो क्या इस सभ्यता से जुड़े हुए थे या नहीं थे। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। आपको लगेगा कि नहीं, ये तो हो सकता है हो भी और नहीं भी। तो ये क्लैरिटी के लिए तो बहुत जरूरी है कि जो निरंतरता है उसको बनाए रखा जाए, उसको बरकरार रखा जाए, जिससे कि एक बेहतरीन समझ जो है वो विकसित हो सके, है ना। हम जब भी बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि हमें जो भी पढ़ना है उसको संपूर्णता में पढ़ना है। ये नहीं सोच के कि ये तो आता ही नहीं है तो इसको बिल्कुल छोड़ दें। ठीक है, हो सकता है कि उनको बहुत ही सीरियसली ना पढ़ा जाए, उनको बहुत ही ज्यादा विस्तार से उस पर चर्चा ना की जाए, लेकिन एक चीज को हम हमेशा ध्यान में रख सकते हैं कि उसको हम थोड़ा सा इतना जरूर पढ़ लें कि वो हमारे ज्ञान का हिस्सा जरूर बन जाए। और जो हमारी समझ बन रही है एक ऐतिहासिक कालक्रम की, अगर हमारी समझ बन रही है प्राचीन भारत की, तो उस समझ के अंदर हम इसको समझ पाए, मतलब उसमें निरंतरता एक स्थापित कर पाए। ठीक है, तो हम पहले इस पर बात करेंगे। ताम्रयुगीन संस्कृतियां जो बाद में विकसित होती हैं या विघटन के समय से जिनकी शुरुआत हो जाती है, जैसे कायथा है, आहर है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। दूसरा, वहां से जैसे ही ये समय समाप्त हो जाता है, अगर एक मैं यहाँ पर एक समय रेखा अगर बनाती हूं तो आप देखिए 1900 ईसा पूर्व से
ये जो विघटन का काल है, नगरीय विघटन का काल है, वो शुरुआत हो जाती है। और उसकी चलते चलते हम देखते हैं कि 1800 ईसा पूर्व तक ये सुनिश्चित हो जाता है कि अब इस सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष जो हैं उस प्रकार से नहीं पाए जा रहे हैं। उस नगरीय व्यवस्था के, उस नगरीय संरचना के अवशेष हमें नहीं मिलते हैं। तो इस काल के अंदर कुछ संस्कृतियां जो हैं वो विकसित होती हैं। जैसे कि आप देखें, जॉर्वे जो संस्कृति है वो इसी समय विकसित होती है। चान्हू दड़ो के इर्द गिर्द, या आप देख लीजिए सिंध प्रदेश के अंदर ये एक संस्कृति विकसित होती है। और उसके बाद 1800 से लेकर 1500 तक हम देखते हैं ये संस्कृतियां चलती हैं। इसके अंदर ये जो इस समय की जो संस्कृतियां हैं उसको हम मृदभांड के आधार पर समझते हैं, मृदभांड के आधार पर उनको समझा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद का जो समय है, ये 1500 से लेकर ये वाला जो समय है, यहां पर वैदिक काल की शुरुआत हो जाती है। तो हम इसी कालक्रम से चलते हुए ताम्रयुगीन संस्कृतियों को और हड़प्पा उत्तर हड़प्पा काल की संस्कृतियां अलग हैं, उस समय जो बदलाव हो रहे थे वो अलग हैं। विघटन के बाद ताम्रयुगीन संस्कृतियां, विघटन के साथ साथ और उसके इर्द गिर्द ताम्रयुगीन संस्कृतियां थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये वाला जो काल है 1800 से लेकर 1500 ईसा पूर्व का जो काल है, उसको हम समझेंगे मृदभांड के आधार पर, किस प्रकार से हम भौगोलिक दृष्टि से इनको समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम वहां से चलेंगे वैदिक काल पर। वैदिक काल जो है इसको 2 हिस्सों में विभाजित किया गया है, आप जानते ही हैं। ठीक है, तो यहां पर एक जो है पूर्व और इसको ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ऋग्वेद जो था वो सबसे पहला वेद था, इसलिए ऋग्वैदिक काल भी कहा गया। इसका जो कालक्रम है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का काल है। ठीक है, और उसके बाद ये 1000 यहां पर ये उत्तर वैदिक काल है। ये उत्तर वैदिक काल जो है ये 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। और 600 ईसा पूर्व के बाद एक नए काल की शुरुआत हो जाती है, जिसको हम दूसरी नगरीय क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हम क्या क्या इसमें करने वाले हैं, जो हम आज करेंगे वो हम ये वाला हिस्सा करेंगे। उसके बाद हम ऋग्वैदिक काल को पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक काल के अंदर हम यहां पर इसका सामाजिक आयाम, आर्थिक और इस समय की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, इस समय की समाज के अंदर ही परिवार का परिवेश किस प्रकार का था, किस प्रकार की व्यवस्था थी, उसमें स्त्रियों का क्या स्थान था, इस प्रकार से हम इसको समझेंगे। और इन आयामों को हम देखेंगे। और साथ साथ में हम यहाँ पर सांस्कृतिक आयाम समझेंगे। धार्मिक आयाम को मैं अगली कक्षा में उत्तर वैदिक काल के साथ बात करूंगी उस पर, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि धर्म के आधार पर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, बहुत सारे ऐसे बदलाव होते हैं। ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल की तरफ जब ये बदलाव होता है तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। तो धर्म एक ऐसा आयाम है जिसमें बहुत बढ़ चढ़कर हमें ये इस प्रकार की जो बदलाव है वो साफ तरीके से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसलिए धर्म का जो ये हमारा हिस्सा है इसको उत्तर वैदिक काल के साथ हम देखेंगे। और जो तीसरा हमारा आज का नहीं, अगली कक्षा में जब हम जाएंगे तो अगली कक्षा के अंदर हम ये उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल की धार्मिक
परिस्थितियां या धार्मिक उसका आयाम और उत्तर वैदिक काल संपूर्ण करने के बाद हम अगली कक्षा जो होगी उसके अंदर हम ये उत्तर वैदिक काल को संपूर्ण रूप से समझेंगे और उसके बाद जो प्रश्न आते हैं उस पर हम बातचीत करेंगे। पूरे हड़प्पा काल से और पूरे वैदिक काल से जिस प्रकार के प्रश्न आज तक पूछे गए हैं, हमारा एक हिस्सा जो बातचीत का होगा वो होगा वैदिक काल पर। जितना भी हमारा जो हम बातचीत करके अगली कक्षा में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बातचीत करके उसका दूसरा जो हिस्सा होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रश्नों को दिया जाएगा। उन प्रश्नों पर बातचीत करेंगे जिससे कि आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से हम प्रश्नों के साथ जुड़कर किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। तो ये हमारा एक तरह से नियम ही है कि हम हर कक्षा के अंदर कुछ ना कुछ प्रश्नों को जरूर उस पर चर्चा करते हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी रणनीति जो है वो तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं शुरुआत करती हूं व्यापार तंत्र से। हम व्यापार तंत्र को क्यों पढ़ें? इसका क्या, व्यापार तंत्र को पढ़ने का उद्देश्य क्या है? क्या कारण है कि हम व्यापार तंत्र को इतना महत्व दें? व्यापार तंत्र से हम बहुत सारे हड़प्पा सभ्यता के आयाम को समझ सकते हैं। पहला तो ये कि किस प्रकार की व्यवस्था जो थी, अगर हम व्यापार को लेकर देखें कि किस प्रकार की व्यवस्था विकसित होती है और किस प्रकार का एक जाल जो है वो बुना जाता है, बाहरी देशों के साथ किस प्रकार के संबंध जो थे उस वक्त में स्थापित किए गए, ये हमारी जानकारी के लिए। दूसरा क्या कि क्या क्या ऐसी वस्तुएं थी जिनका आदान प्रदान होता था, क्या क्या ऐसी वस्तुएं थी जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था, ऐसी कौन सी जगहें थी जहां से बहुत सारा सामान जो था वो हिंदुस्तान तक आता था। तो इससे क्या होगा कि आप जान पाएंगे कि कौन सी वस्तुओं का व्यापार होता था, किन वस्तुओं का व्यापार नहीं होता था। जैसे कि जेड नामक जो एक वस्तु का जिसका विनिमय होता था वो तुर्कमेनिस्तान में उसको उगाया जाता था, या तुर्कमेनिस्तान में वो पाया जाता था। ठीक है, तो अगर इस प्रकार की किसी भी विनिमय वस्तु का नाम आता है तो आप समझ पाएंगे कि क्या वो हड़प्पा की पृष्ठभूमि से होकर जाता था या नहीं। मनकों का व्यापार कहाँ कहाँ होता था। यदि व्यापार का तंत्र के इर्द गिर्द कोई सवाल बनता है, जैसे कि शुरुआती दौर में जब व्यापार तंत्र की बात हुई या फिर जब हड़प्पा की खुदाई का काम की शुरुआत हुई, तो पुरातात्विद जो थे, जो इतिहासकार थे, वो बहुत ज्यादा इस बात में चर्चा करते थे कि किस प्रकार से हड़प्पा का दूसरे देशों के साथ या अन्य सभ्यताओं के साथ रिश्ता रहा होगा। क्योंकि एक मत आप जानते ही होंगे, ये था कि हड़प्पा जो है वो हिंदुस्तान में बनी हुई एक सभ्यता न होकर मिस्र से संबंधित या मिस्र से प्रेरित या मिस्र के द्वारा स्थापित की गई एक मिस्र की सभ्यता के जो लोग थे उनके द्वारा स्थापित एक सभ्यता है। भले उसके बाद इस मत को नकारा गया और ये माना गया कि हिंदुस्तान की ही पृष्ठभूमि से या फिर इस भौगोलिक जो स्थान है, इस भौगोलिक दृष्टि से ही या इस भौगोलिक स्थान से ही उपजी हुई ये एक सभ्यता है। लेकिन आप देखिए कि लगातार इस प्रकार का एक विचार बना रहा कि किस प्रकार से इस सभ्यता का रिश्ता रहा होगा, किस प्रकार से विनिमय रहा होगा। और शुरुआती दौर में हम देखते हैं, इतिहासकार मानते हैं कि सबसे अधिक अगर व्यापार के रिश्ते किसी देश से या किसी सभ्यता से रहे होंगे तो वो मेसोपोटामिया से रहे होंगे। इसका कारण ये था कि वही एक उस समय की बहुत ही उजागर और विकसित सभ्यता थी। ठीक है, और बहुत कुछ प्रमाण जो है वो वहां की लिपि के अंदर, वहां के ग्रंथों के अंदर हड़प्पा के लिए पाए गए हैं। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि पहली बात यह है
कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच का व्यापार तंत्र जो था वो बहुत विकसित नहीं था, बहुत विकसित नहीं था। और अगर व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो हम देखते हैं कि मध्य एशिया एवं पर्शिया से जो व्यापार होता था उसका योगदान बहुत ही अधिक था। अगर हम व्यापार की दृष्टि से इसको देखते हैं तो पर्शिया इसको कहा जाता है और साथ साथ में इसको आप फारस, उस समय फारस कहा जाता था। तो फारस की खाड़ी से हम देखते हैं कि बहुत ही व्यापक तौर पर व्यापार होता था। ठीक है, तो अब क्या क्या ऐसे स्थान थे जो कि कच्चे माल का स्रोत थे? तो व्यापार जो होता था, अब व्यापार के बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से स्थानों से क्या क्या वस्तुएं आती थी जिनका विनिमय जो है हम इस समय पर मुख्य रूप से देखते हैं। हम बहुत ज्यादा इसमें गहराई पर नहीं जाएंगे, हम बस ये जानना चाहते हैं कि सोना कहाँ से आता था, या फिर अगर टिन है तो टिन कहाँ से आता था, सीसा कहाँ से आता था, गोमेद, कार्नेलियन तरह के जो मनके थे वो कहाँ से आते थे, लाजवर्द जो था वो कहाँ से आता था। तो इससे एक अंदाजा लगता है कि कौन कौन सी वस्तुएं इस व्यापार तंत्र का हिस्सा थी। तो इसके लिए हमें जानना होगा कि कच्चे माल के स्रोत कौन कौन से थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां देखते हैं कि अर्ध मूल्य, जिनको अंग्रेजी में सेमी प्रेशियस कहते हैं, अर्ध मूल्य और बेशकीमती पत्थर, अर्ध मूल्य और बेशकीमती पत्थर वो कहां से आता था? अर्धमूल्य और बेशकीमती पत्थर लोथल, या आप कहें कि गुजरात से उसका व्यापार किया जाता था, क्योंकि यह समुद्र के नजदीक था। यहां इस प्रकार की वस्तुएं बहुत बेहतरीन मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में यहां पाई जाती थी, और साथ साथ में यहाँ के लोग इस प्रकार के कार्य को करने के लिए उत्तम तरीके से प्रशिक्षित थे। ठीक है, उसके बाद जो आता है वो है लाजवर्द। ये कहां से आता था? ये अफगानिस्तान से आता था। यह अफगानिस्तान से लाया जाता था। उसके बाद तो तीसरा, लाजवर्द के बाद चकमक पत्थर। चकमक पत्थर कहां से आते थे? ये आते थे सिंध की पहाड़ियों से। ये सिंध के अंदर रोहड़ी नामक पहाड़ियां हैं जहां से ये चकमक पत्थर जो थे वो लाए जाते थे। तांबा आप सभी जानते हैं, बहुत समय से जो खेतरी या खेतड़ी की जो खाने हैं राजस्थान के अंदर, खेतड़ी की खानों से इनको लाया जाता था। ये राजस्थान के अंदर स्थित है। उसके बाद आप देखेंगे कि सोना जो था वो कोलार के अंदर जो खाने थी, सोना धातु ये कोलार से, दक्षिण भारत से, ये हड़प्पा के द्वारा इसका व्यापार किया जाता था, जो कि मध्य एशिया के देशों के अंदर भी इसका व्यापार होता था। उसके साथ साथ आप देखेंगे फिरोजा और हरिताश्म, फिरोजा और हरिताश्म ये फारस से आता था, और ये
फारस और मध्य एशिया इसके मुख्य केंद्र थे। अब इसके साथ साथ आप देखेंगे कि गोमेद और कार्नेलियन जो मनके थे वो सौराष्ट्र से आते थे। अंबुमणि जो था वो महाराष्ट्र से आता था। तो इस प्रकार से बहुत सारा एक हिस्सा अगर आप देखेंगे तो ये तंत्र जो था वो काफी फैला हुआ था। और इसके पुरातात्विक उत्खनन के अंदर अगर हम जाते हैं तो मोहनजोदड़ो, इराक, लोथल, मेसोपोटामिया, ओमान, इन सभी स्थानों से हमारे पास बहुत सारे ऐसे पुरातात्विक अवशेष मिले हैं जिससे हम ये इस तंत्र के संबंध को हम स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि कच्चे माल के स्रोत क्या थे, कहां कहां से आते थे, और हड़प्पा के लोग किन किन चीजों को जानते थे, किन किन विनिमय की वस्तुओं से वाकिफ थे, पहचानते थे, या किन किन क्षेत्रों के साथ उनका संबंध था। तो ये हम यहां समझ जाते हैं। इसके बाद जो दूसरा इसका व्यापार की दृष्टि से इसका जो दूसरा आयाम आता है वो किस प्रकार का तंत्र था। ठीक है, अभी आप एक स्क्रीन पर एक नक्शा देख पाएंगे जिसके अंदर तंत्र को बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रॉ किया गया है, उसको खींचा गया है कि किस प्रकार से फारस से हिंदुस्तान, वर्तमान समय के हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों से किस प्रकार से व्यापार जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान किया जाता था। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो आप देख पाएंगे कि सिंध और दक्षिणी बलूचिस्तान के क्षेत्र जो थे वो तटीय सिंध या घाटी क्षेत्र जो था वो राजस्थान से पर्शिया, फिर वहां से चान्हू-दड़ो, और उसके बाद जो फारस की जो पूरी खाड़ी है वो किस प्रकार से एक रेखा खिंची हुई है कि पश्चिमी जो हिस्सा था, उत्तरी पश्चिमी हिस्से से हिंदुस्तान के, वर्तमान हिंदुस्तान के उत्तरी पश्चिमी हिस्से से किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों के साथ व्यापार हो रहा था। तो हम देखते हैं कि लोथल से बहुत सारे ऐसी मुद्राएं मिली हैं जो कि प्रतीत होती हैं कि वो बहरीन की होंगी। तो उससे भी हमें इस बात का अंदाजा हम लगा सकते हैं कि किस प्रकार से व्यापार तंत्र जो था वो फैला हुआ था। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि जब हम एक व्यापार तंत्र की बात कर रहे हैं तो हम किस समय काल की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा समय था जो कि मुद्राओं से पहले का समय था। मुद्राओं का प्रयोग जो था उसकी शुरुआत अभी नहीं हुई थी। तो हम देखते हैं कि विनिमय जो था वही एक मुख्य तरीका था जिसके आधार पर व्यापार किया जाता था। साथ साथ में बहुत सारी ऐसे और भी स्थान थे, जैसे कि जेड नामक जो अर्ध मूल्य या बेशकीमती पत्थर वगैरह जो लाए जाते थे वो तुर्कमेनिस्तान से भी हम देखते हैं कि हिंदुस्तान का संबंध रहता है। उसके साथ साथ कजाकिस्तान और मध्य एशिया के साथ तो संबंध थे ही, जहां से सीसा लाया जाता था। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि राजस्थान और दक्षिण भारत जो है वो भी एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से, जिस प्रकार से आपने नक्शे में देखा कि किस प्रकार से जो तटीय क्षेत्र है वो किस प्रकार से एक व्यापारी मार्ग के एक तंत्र को बनाता है, किस प्रकार से जो समुद्र हिस्सा है वो किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर हड़प्पा और मेसोपोटामिया की कि किस प्रकार से उनके संबंध थे और व्यापारिक संबंधों के आधार पर हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि हड़प्पा कालीन जो लिपि है उसको पढ़ा या समझा अभी नहीं जा सका है, जिसके आधार पर जो हमारे पास लिखे हुए स्रोत हैं वो दूसरी सभ्यताओं से आते हैं। तो मेसोपोटामिया उनमें से एक है जिसके अंदर वो कुछ कुछ उन क्षेत्रों की बात करते हैं, उन क्षेत्रों का नाम लेते हैं जो कि वो अपनी भाषा में उसको बनाकर प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे
दिलमन या फिर दिलमुन नामक शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका प्रयोग हुआ है बहरीन के लिए या बहरीन के लिए, जिसका प्रयोग हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे मागन नामक शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका जो अंकित करता है ओमान एवं मकरान के तटीय क्षेत्र को। या फिर आप मान लीजिए के तटीय क्षेत्र को, इसको दिखाता है। उसके बाद मेलुहा, मेलुहा नामक जो स्थान है वो दर्शाता है सिंधु घाटी को, सिंधु घाटी सभ्यता की ओर अंकित करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग जो है वो अलग अलग देशों के लिए, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों के लिए किया गया। और यही हमारे कुछ संसाधन हैं, कुछ स्रोत हैं, जिसके आधार पर विश्व के व्यापार तंत्र का जो संबंध था सिंधु घाटी के साथ, उसका पता लगाया जा सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और वस्तु हमें ध्यान में रखनी है, जो कि विनिमय का एक बहुत ही प्रमुख हिस्सा माना जाता है, कपड़ा। हिंदुस्तान में कपास की खेती होती थी और उससे सूती कपड़ा बुना जाता था। तो सूती कपड़ा भी जो था उसका भी विनिमय जो था वो इस समय होता था। और साथ साथ में आप देखेंगे हाथी दांत की वस्तुएं अफ्रीका से और मध्य एशिया की तरफ जाती थी, और साथ साथ में उसका विनिमय हम कुछ कुछ तौर पर हिंदुस्तान में भी देखते हैं। तो ये मुख्य कुछ तथ्य थे जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दिलमन, मागन और मेलुहा, इन शब्दों का आप देखेंगे अगर गत वर्षों में, अभी पिछले 3-4 वर्षों में इस प्रकार के सवाल जो हैं वो नहीं आए हैं, लेकिन गत वर्षों में इस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। तो हमारा ये एक मान लीजिए कि धर्म बनता है कि हम जितने भी मुख्य आयाम हैं उनको समझते चलें। ठीक है, इसके बाद अब हम आते हैं उत्तर हड़प्पा काल पर। हमने एक नगरीय जो परिस्थिति थी, नगरीय जो एक विकसित समय था, उसके बारे में हमने बात कर ली। उसके सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक आयामों को समझ लिया, व्यापारीय दृष्टिकोण को समझ लिया। अब एक ऐसा वक्त आता है कि जब हम देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके अंदर विघटन होना शुरू हो जाता है। तो हम इसको बोलेंगे उत्तर हड़प्पा काल, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर काल। तो ये जो उत्तर हड़प्पा काल है, उत्तर हड़प्पा काल के अंदर ऐसे क्या बदलाव होते हैं और उनको समझना क्यों जरूरी है। अब इस समय की जो शुरुआत है, आप लगभग मान लीजिए 1900 ईसा पूर्व से होना शुरू हो जाती है और ये पहुंचती है 1800 ईसा पूर्व तक, जब तक हम देखते हैं कि जितने भी मुख्य ऐसी विशेषताएं थी, जितनी भी मुख्य ऐसी विशेषताएं थी इस काल की, नगरीय काल की, वो धीरे धीरे क्षीण होने लगती हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं, जिसके आधार पर कहा जाता है कि ये अब हड़प्पा का उत्तर काल है। ये अपने मुख्य काल या फिर ये अपने मध्य काल के अंदर नहीं है। इसको कहने का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये है कि जो नगरीय व्यवस्था थी वो क्षीण होने लगती है, वो धीरे धीरे उसका विघटन होने लगता है। जब विघटन होने लगता है तो इसका अर्थ क्या है? मैंने आपको इस बारे में पहले भी इस पर बात की थी कि जब भी किसी सभ्यता का, जब भी किसी संस्कृति का विघटन होता है तो उसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि वहां के रहने वाले जो लोग थे वो गायब हो गए,
या वहां के जितने भी मुख्य वहां पर जितनी भी मुख्य वस्तुएं थीं वो पूरी तरह नष्ट हो गई, वहां के मकान नष्ट हो गए, वहां के गली चौराहे नष्ट हो गए और पूरी पूरी सभ्यता जो थी वो एक तरह से गायब हो गई। ऐसा नहीं होता है। क्षीण होने का मतलब है या उसका विघटन होने का मतलब है या पतन होने का मतलब है या उत्तर काल का मुख्य रूप से कि इसके ये जो इसका एक जो प्रोसेस है उसकी शुरुआत हो जाती है। उसकी शुरुआत हो जाती है। तो उसकी शुरुआत का मतलब क्या है कि जो नगर है वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे और हम देखेंगे कि गांव का विस्तार जो है वो होता चला जाएगा। ग्रामीण जो परिवेश है, ग्रामीण परिवेश जो है वो अधिक उजागर रहेगा, उसकी अधिक हो जाएगा, आप मान लीजिए। ठीक है, तो ग्रामीण परिवेश जो है, जो नगरीय व्यवस्था है वो ग्रामीण परिवेश के अंदर वो तब्दील हो जाएगी। यहां पे हम देखते हैं इस प्रकार की तब्दीली जो है वो आएगी, इस प्रकार का बदलाव जो है हमें यहां पर दिखाई देगा। तो एक तो ये व्यवस्था है। दूसरी बात क्या है कि ये क्यों होगा, ऐसा होने के कारण क्या है, जिसके लिए उसके हड़प्पा के पतन के लिए बहुत सारे ऐसे कारक, बहुत सारे ऐसे इस पर एक बहस है कि क्या कारण हो सकते हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का इस प्रकार से विनाश हो जाता है या उसका पतन हो जाता है। तो उनको हम समझेंगे, लेकिन जब हम उत्तर हड़प्पा काल की बात करते हैं तो इस प्रकार के बदलाव हमें दिखते हैं। तो यदि एक जगह संस्कृति जो है वो एक अपने उत्तर काल के अंदर आ जाती है, धीरे धीरे उसके जो मुख्य आयाम है वो घटते चले जाते हैं, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि जरूरी नहीं है कि पूरी संस्कृति जो है उसका विघटन एक ही बार में हो जाए। जितनी पूरी सभ्यता की पूरी संस्कृति जो थी वो एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में विकसित हो चुकी थी, जिसके कारण से हो सकता है उसके लिए क्या चाहिए कि उसके अंदर क्या हो सकता है कि जो कुछ केंद्र हैं वहां विघटन की शुरुआत थोड़ी पहले हो जाए। हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में विघटन की शुरुआत जो है वो कुछ समय बाद शुरू हो। तो जरूरी नहीं है कि ये एक उसमें एक सामंजस्य रहेगा या एक समरसता रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जाती है। ये बदलाव जो है ये स्वाभाविक होने वाले बदलाव हैं। तो ये जो स्वाभाविक बदलाव है ये बहुत सारे कारकों पर निर्भर करते हैं, वहां की भौगोलिक दृष्टि, वहां का व्यापार तंत्र, वहां की जो जनसंख्या है और भी बहुत सारी ऐसी चीजें। तो कहीं इसकी शुरुआत पहले होगी, कहीं बाद में होगी। तो जब इस प्रकार से कोई संस्कृति बदल रही है तो हम देखते हैं हड़प्पा के समय क्या होता है कि कुछ ऐसे केंद्र स्थापित हो जाते हैं जहां पर नई संस्कृतियां, एक निरंतरता के अंदर ही नई संस्कृतियां जो हैं उनका जन्म होता है या उनका विकास होता है। ठीक है, जिनको ताम्रयुगीन संस्कृतियों के अंदर रखा जाता है। जैसे कि आप देखेंगे तो हम यहां पर संस्कृतियों का विकास होता है, जिनको ताम्रयुगीन संस्कृतियां भी कहा जाता है, जिसके अंदर कांसा और ताम्र मुख्य वस्तु के रूप में उभर कर आते हैं, जिनसे बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं और उन पर सभ्यता आधारित रहती है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे सिंध के प्रदेश में, सिंध के अंदर चान्हू एवं आमरी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर झूकर संस्कृति का विकास होता है, जहां पर झूकर संस्कृति का विकास होता है। तो अब हम देखते हैं कि इस समय और भी ऐसे बदलाव होते हैं, जैसे कि यहां पर वजन नापने के जो बट्टे हैं वो धीरे धीरे कम दिखाई देते हैं। मृदभांडों में हमें बदलाव दिखाई देता है। साथ साथ में हम देखते हैं कि जितने भी सेल खड़ी या विभिन्न धातुओं से बनी जो मुद्राएं हैं वो कम दिखने लगती हैं, जिसका अर्थ है कि व्यापार जो तंत्र है वो भी
ठंडा पड़ता चला जा रहा है, धीमा पड़ता चला जा रहा है। तो इसके आधार पर कहा जा सकता है कि ये जो सभ्यता थी उसके अंदर इस प्रकार के बदलाव हो रहे थे। तो हम देखते हैं कि कुछ क्षेत्रों में ये बदलाव जल्दी होते हैं और कुछ कुछ क्षेत्रों में ये बदलाव देर से होते हैं, और ये मुख्य विशेषताएं थी जो कि इस बदलाव को लेकर, जो इस बदलाव के साथ साथ आती हैं, जो इस बदलाव के साथ जुड़ी रहती हैं। तो एक जगह हम देख रहे हैं, अगर हम इन ताम्रयुगीन संस्कृतियों की बात करें तो एक सभ्यता का विघटन हो रहा है, लेकिन साथ साथ में कुछ छोटी छोटी कुछ एक केंद्र पर विकसित हुई कुछ कुछ संस्कृतियां जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। तो अगर हम देखें तो कि अब हम इसके बाद हम बात करते हैं कि हड़प्पा काल का पतन क्या होता है, और उसके बाद हड़प्पोत्तर काल की हम बात करेंगे। जी, तो हड़प्पा काल की और हड़प्पा के अगर पतन की बात की जाए, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की अगर बात की जाए, तो हम देखते हैं कि बहुत सारी बहस जो है वो बनी हुई है, और लोगों ने अलग अलग तरह से अपने मतों को दिया है। इस पर मतभेद बना हुआ है कि किस प्रकार से इस सभ्यता का विघटन जो है वो हुआ। तो इस पर बहस बनी हुई है। तो इस बहस के अंदर एक जो आयाम हमें दिखता है, जो हमें हमारे अगले जो डिस्कशन का टॉपिक है उससे जोड़ेगा। वैदिक समय से पहले तो कहा जाता है कि आर्यों का जो आगमन था, एक तथ्य या एक मत ये दिया जाता है कि भाई आर्यों का आगमन एक कारण है कि भाई आर्य आते हैं मध्य एशिया से, माना गया कि वो आर्य आए, वो लोग इस सप्त सैंधव के आसपास रहते थे। उसके बाद जब उन्होंने सिंधु को लांघा और उसके बाद यहाँ पर आए, तो उसके बाद उन्होंने यहाँ के लोगों को, यहाँ पर उनके ऊपर विजय हासिल की और यहीं पर रहने लग गए, जिससे कि जो पुरानी व्यवस्था थी वो पूरी तरह नष्ट हो गई। तो एक इस प्रकार का आयाम जो है, इस प्रकार का मत जो है वो यहाँ से आता है। इसके साथ साथ इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ इस प्रकार के तथ्य दिए जाते हैं कि ऋग्वेद के अंदर जो एक हर्युप्रिया नाम का स्थान है, हर्युपिया नाम का स्थान है, वो हड़प्पा की ओर ही इंगित करता है, या फिर जो जिस प्रकार से विघटन हुआ, वो इस प्रकार को इस व्यवस्था को दर्शाता है कि आर्य जो थे वो यहाँ आ चुके थे, या इस प्रकार से इसको इस तथ्य को मनाने की या महत्व देने की कोशिश की जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो भारतीय इतिहासकार हैं उन्होंने इसको बहुत ही बेहतर नहीं समझा या सही नहीं माना। उसके स्थान पर बहुत सारी और मत दिए गए, तो जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो भौगोलिक बदलाव थे उसको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया। भौगोलिक बदलाव जो थे उसको इतना ज्यादा महत्व दिया गया कि उसके बहुत सारे ऐसे कारक निकाले गए जिनके आधार पर इस सभ्यता का विघटन होता है। तो प्राकृतिक आपदाओं के अंदर दूसरा जो मत आता है वो आता है प्राकृतिक आपदाएं। ये जो प्राकृतिक आपदाएं थी ये कौन कौन सी थी, या ये किस प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं थी वो हमारे यहाँ ये माना गया कि जिनके कारण इस सभ्यता का विघटन
हो जाता है। इसके अंदर से आप देखेंगे कि एक तो माना गया कि यहां पर बाढ़ आ गई, जैसे कि मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इसलिए कहा गया कि ये माना गया कि जो समुद्र है उसका पानी अपने जो निश्चित उसका स्तर था उससे नीचे चला गया, जिससे कि नीचे चला गया, जिससे कि वहां का जो पर्यावरण था उसमें बदलाव आया, और उसके साथ साथ सिंधु ने अपना मार्ग बदल लिया। जब सिंधु ने अपना मार्ग बदल लिया तो पूरा का पूरा ये जो केंद्र था, जो शहर था मोहनजोदड़ो का, वो बाढ़ के अंदर बह गया। ठीक है, अब इसके अंदर दूसरा एक मत है कि यहां पर सूखा पड़ गया। सूखा पड़ने के लिए घग्गर हाकरा का जो पूरा पूरा नदियों के आसपास का क्षेत्र है उसके लिए माना गया कि यहां पर सूखा पड़ गया, या ऐसे बहुत सारे प्रदेश जो पश्चिमी हिस्से में थे जहां पे समुद्र तल नीचे चला गया और एक बहुत बड़े भूभाग का जन्म हो गया। यह एक बहुत बड़ा भूभाग जो था वो पहले वाले भूभाग के साथ जुड़ गया, जिसकी वजह से यहाँ सूखा पड़ने के कारण बहुत सारे इस प्रकार के बदलाव हो गए। उसके बाद कहा गया कि यहां पर इस प्रकार की बीमारियां जो हैं वो फैली, जिसकी वजह से इस प्रकार के बदलाव जो थे वो आना शुरू हो गए। जैसे कि आज का समय आप देखते हैं, जिसके अंदर जिसको हम पैंडेमिक बोलते हैं। तो पैंडेमिक जो पूरे विश्व में व्याप्त है, लेकिन यहाँ बीमारी आ गई, या फिर आप समझ लीजिए कि महामारी कोई इस प्रकार से आई कि यहाँ लोगों को इस प्रकार से तकलीफें हुई कि बहुत बड़ी बड़ी जो जनता थी वो मर गई। सूखे के लिए माना जाता था कि वो भूख के मारे बहुत बड़ी जनसंख्या जो थी वो मर गई, जिसकी वजह से ये जो पूरा इसकी जो नगरीय विशेषता थी वो पूरी तरह समाप्त हो गई। अब यहाँ पर देखा जाता है कि बारिश के अंदर एक और तथ्य जो दिया जाता है, बारिश या वर्षा के अंदर बहुत बदलाव आया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि पर्यावरण बदल गया। पर्यावरण बदलने की वजह से इस प्रकार के पर्यावरणीय बदलाव जो थे वो अलग अलग क्षेत्रों में देखे गए, जिसकी वजह से यहाँ की सभ्यता का विघटन होना शुरू हो गया। अगर हम इससे पर्यावरण और वर्षा का जो तंत्र था, या वर्षा के जो समय उसकी सारणी थी एक तरह से, उसमें जो अगर बदलाव देखते हैं तो बहुत इतिहासकारों का ये भी कहना था, क्योंकि हड़प्पा एक नगरीय व्यवस्था थी, तो इन्होंने पर्यावरण का अत्यधिक दोहन किया। इस प्रकार से पर्यावरण का दोहन किया कि पर्यावरण जो था वो पूरी तरह डगमगा गया, जिसके कारण इस प्रकार के शहरों में इस प्रकार के बदलाव हुए। नदियों का रुख बदल गया, समुद्र जो था उसका स्तर नीचे चला गया, या इस प्रकार से बदलाव हुए जिसके कारण बहुत सारी जनसंख्या को या तो अपने शहरों को, अपने गांवों को छोड़कर कहीं और पलायन करना पड़ा, या फिर वो लोग मर गए। तो इस आधार पर भी इस प्रकार के मत जो है वो दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो ये समय था, जो विघटन का समय था, जो उत्तर काल का समय था, इसके इर्द गिर्द ही बहुत सारे ऐसी ताम्रयुगीन सभ्यताएं जो थी वो पनपती हैं, वो फलती फूलती हैं इस समय में, जिसका जो आपको अभी स्क्रीन पर एक लिस्ट जो है वो दिखेगी, जिसके अंदर मैंने इन सभ्यताओं को अंकित कर दिया है। जैसे कि एक सभ्यता जो है बनास नदी के किनारे जन्म लेती है, बनास सभ्यता के नाम से या बनास संस्कृति के नाम से उसको जाना जाता है। फिर कायथा संस्कृति है, जौरवे है जो महाराष्ट्र में है, मालवा संस्कृति है। मालवा जैसे नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश, वर्तमान मध्य प्रदेश और ये महाराष्ट्र तक भी बनी रहती है। उसके बाद प्रभास, रंगपुर, ये जितनी भी सभ्यताएं थी, आप ये देखेंगे कि ये 1800 से
1500 ईसा पूर्व तक रही, और कुछ कुछ संस्कृतियां जो थी वो उसके आगे भी चलती रही, जैसे कि रंगपुर जो है वो 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक हम देखते हैं वो चलती रहती है। चिरान जो है वो भी इसी प्रकार से 1500 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत होती है, वो आगे तक चलती रहती है। तो ये एक जो सभ्यता है, सॉरी, ये जो संस्कृतियां हैं वो विघटन के साथ साथ बनती रहती हैं। तो आप देखेंगे कि एक विस्तृत सभ्यता का तो विघटन हो जाता है, लेकिन उसके स्थान पर नई संस्कृतियां जो हैं वो साथ साथ में बनने फूलने लगती हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं जो हड़प्पा उत्तर काल है। हड़प्पा उत्तर काल हमारे लिए एक बहुत ही महत्व का काल है, क्योंकि इस समय हम देखते हैं कि मृदभांड से जिन क्षेत्रों की पहचान की जा सके या जिन संस्कृतियों की पहचान की जा सके, इस प्रकार की संस्कृतियां जो है वो जन्म लेने लगती है। सिंधु घाटी के विघटन के पश्चात हड़प्पोत्तर काल के अंदर कुछ इस प्रकार की संस्कृतियों का उद्भव होता है जिनको हम समझ सकते हैं उनके मृदभांड के आधार पर। इस पर हम बात करते हैं। तो ये जो संस्कृतियां थी, हड़प्पोत्तर काल की, इसके अंदर मृदभांड जो थे वो बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। उसका कारण जो है वो ये है कि जो वहाँ का प्राकृतिक परिवेश था उस पर आधारित होता था कि किस प्रकार के मृदभांड जो हैं वो कहाँ बनेंगे, और उसकी जो संस्कृति थी, किसी क्षेत्र विशेष की या भौगोलिक परिवेश की जो संस्कृति थी वो निर्धारित करती थी कि किस प्रकार से वो मृदभांड जो है बनाए जाएंगे, उन पर किस प्रकार का रंग होगा। उसके आधार पर हम इस हड़प्पोत्तर काल की संस्कृतियों को समझते हैं। तो इसको बताने का मंतव्य आपको इतना है कि यदि मृदभांड के आधार पर यदि कोई ऑप्शन आपको दिया जाता है, यदि आपको कोई विकल्प दिया जाता है प्रश्न में, तो आप समझ पाए कि कौन से मृदभांड किस समय के थे या फिर किस समय में कौन से मृदभांड नहीं पाए जाते थे। तो ये जो मृदभांड है ये हमें जो भी सांस्कृतिक बदलाव हो रहे थे और जो राजनीतिक बदलाव हो रहे थे उससे हमें पूरी की पूरी तरह उससे हमको जोड़ देते हैं। तो सबसे पहला जो हमें मिलता है वो है गेरुए रंग के मृदभांड। ये हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में और अतरंजी खेड़ा के अंदर हमें ये मृदभांड जो है ये पाए जाते हैं। ये आप देखेंगे तो सुनहरे नारंगी कलर के या फिर जिस तरह से गेरुआ रंग बोला गया है, इस प्रकार के रंग के होते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनको बनाया जाता है। लेकिन अगर इनका भौगोलिक विस्तार देखेंगे तो अतरंजी खेड़ा और साथ साथ में उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में ये मृदभांड पाए जाते हैं। उसके बाद जो दूसरे मुख्य मृदभांड हैं वो बहुत ही उसका जो भौगोलिक विस्तार है इन मृदभांडों का वो बहुत ही अधिक है। काले एवं लाल रंग से बनाए गए, लाल रंग से चित्रित या फिर रंगे हुए मृदभांड। तो ये जो मृदभांड थे इस पर काला और लाल रंग किया जाता था, अंदर बाहर और अंदर की तरफ, और ये बहुत सारे क्षेत्रों में इसका विस्तार था। प्रारंभिक वर्तमान उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, बिहार और बंगाल के अंदर भी, पश्चिम बंगाल के अंदर भी इस प्रकार के जो चित्रित काले एवं लाल रंग वाले चित्रित मृदभांड जो थे वो पाए जाते थे। इसके बाद जो तीसरा आता है वो तीसरा जो मृदभांड है, ये मृदभांड और भी ज्यादा हमें अपना जो हमारा अगला टॉपिक है डिस्कशन का उससे हमको जोड़ देता है।
जो कि है चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड जो थे वो हमें वैदिक समय से जोड़ते हैं। चित्रित धूसर मृदभांड जो थे वो वैदिक समय से जोड़ते हैं और वैदिक काल के इर्द गिर्द इन मृदभांडों को पाया जाता है। ये भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल और जो ऊपरी गंगा का जो ऊपरी हिस्सा है वहां पर हमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और साथ साथ में आप अगर इसको भौगोलिक दृष्टि से निश्चित देखना चाहें तो ये सतलुज नदी के आसपास और साथ साथ जो गंगा नदी के पठार हैं, ऊपरी जो हिस्सा है गंगा नदी का, वहां पर आप ये चित्रित धूसर मृदभांडों को पा सकते हैं। और कुछ कुछ ये यूपी और कुछ कुछ बिहार के जो हिस्से हैं वहां पर भी इनको पाया जा सकता है, लेकिन मुख्य जो इनका स्थल है वो ये है। इसके बाद एक जो दूसरा जो चौथा हमारा टाइप है वो है उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड। उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड, ये मृदभांडों का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि हम देखते हैं कि ये 600 ईसा पूर्व के समय पाई जाती है। इसकी शुरुआत जो है वैसे 700 ईसा पूर्व मानी जाती है। 600 ईसा पूर्व की जो दूसरी नगरीय क्रांति थी उसके उस समय भी हमें ये मृदभांड मिलते हैं। और ये महाजनपदों का काल और साथ साथ में मौर्य साम्राज्य का जो काल है वहां तक हमको लेके जाते हैं। तो इस प्रकार की संस्कृतियां जो हैं वो विकास करती हैं और इस प्रकार की संस्कृतियों का एक हम देखते हैं कि ताना बाना बुनता है इस पूरी पृष्ठभूमि पर जहां से एक बड़ी सभ्यता का विघटन हो चुका था। तो 1800 से 1500 ईसा पूर्व का जो समय है वो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। और उसके बाद जो शुरुआत होती है वो होती है आर्यों के आगमन से और वैदिक युग से। तो अब हम यहां से चले जाते हैं आर्यों के पास और 1500 ईसा पूर्व से अब हम अपनी दूसरी शुरुआत करते हैं, वैदिक युग की शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको एक संरचना में हम बात करेंगे कि आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं वैदिक काल के अंदर, और वैदिक काल को किस प्रकार से समझा जाना चाहिए और वैदिक काल को किस प्रकार से सिविल सेवा आयोग की परीक्षा के दृष्टिकोण से हम किस प्रकार समझें। तो जैसा कि हमने पहले भी इस पर बात की कि वैदिक काल को 2 हिस्सों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ये भी मिटा देते हैं जब इनका अभी फिलहाल अस्तित्व मिट चुका है। तो अब हम आ जाते हैं वैदिक काल। यदि इसका पूरा कालक्रम अगर हम देखते हैं तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का ये समय है। इसके अंदर आप देखेंगे ऋग्वैदिक काल है जो आपको 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल है जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल है। और उसके बाद एक नई
व्यवस्था जो है उसकी शुरुआत होती है। तो इसके अंदर किस प्रकार से इस काल को पढ़ा जाना चाहिए और इसमें क्या क्या ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर हमें ध्यान देना है और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, आज जो हम बातचीत करेंगे इसी पर। जो सिविल सेवा आयोग है उसके दृष्टिकोण को पहले हम समझ लेते हैं और फिर हम देखेंगे कि आज हम क्या क्या बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आप प्रश्नों को देखें तो दो प्रकार के जो प्रश्न हैं वो इस विषय से निकलकर आते हैं। पहला जो प्रकार है वो है कि जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं या वैदिक ग्रंथ हैं, ग्रंथों से निकले हुए प्रश्न के उनमें कितने सूक्त हैं, कितने उपनिषद हैं, ग्रंथों पर आधारित, उपनिषदों पर आधारित, उपनिषदों से जुड़े हुए या फिर किसी एक मुख्य सांस्कृतिक तथ्य पर। तो एक तो प्रश्न बनते हैं वो तथ्य पर बनते हैं, लेकिन जिस प्रकार से 2011, 2013 और 15 के बाद जिस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को अधिक वरीयता नहीं दी गई है। परंतु यदि हम जानना चाहते हैं, यदि हम गहराई तक जिस प्रकार के प्रश्न आज अब पूछे जाते हैं उसके अंदर भी यदि हम अपनी समझ स्थापित करना चाहते हैं तो हमें इस हिस्से को भी, इस प्रकार को भी साथ में लेकर चलना होगा। ये हमारी सहायता करते हैं एक गहन समझ को स्थापित करने में। ठीक है, तो एक प्रकार के जो प्रश्न है वो तथ्य पर आधारित प्रश्न है जो कि ग्रंथों से, उपनिषदों से और शब्दावली से पूछे जाते हैं, शब्दावली से पूछे जाते हैं। और दूसरा जो प्रकार है वो है यहाँ के सामाजिक परिवेश से, धार्मिक परिवेश से। क्योंकि आप देखेंगे एक सभ्यता के समापन होने के बाद, उसके बाद जो एक नई संस्कृति का जन्म होता है, जो वैदिक युग की शुरुआत होती है, तो बहुत सारे बड़े बड़े बदलाव जो हैं वो समाज में होते हैं। ऋग्वैदिक काल के बाद जब उत्तर वैदिक काल की तरफ परिवर्तन होता है तो हम देखते हैं कि बहुत सारे आयाम जो हैं वो बहुत ही बड़ी तरीके से उसमें बदलाव होता है। तो उनको हमें समझना बहुत जरूरी है। तो धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से, क्योंकि अगर आप अर्थव्यवस्था देखेंगे तो बहुत ही सरल प्रकार की अर्थव्यवस्था है, बहुत ही सरल प्रकार की सामाजिक संरचना है, बहुत ही सरल प्रकार से जो विश्वास है उनका विकास हुआ है। और राजनीतिक व्यवस्था, इनके आधार पर इनकी जो इनसे जुड़े हुए तथ्य और इनसे जुड़े हुए मुख्य मुख्य पहलू, उनसे जो है प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो दो प्रकार के प्रश्न हमें यहाँ पर मिलते हैं। अच्छा, इसके प्रकार के अंदर एक और चीज को हमें जोड़ लेना चाहिए, वो ये है कि जरूरी नहीं है कि यदि प्रश्न वैदिक युग से पूछे गए हों तो वो केवल और केवल वैदिक युग तक ही सीमित हों। हो सकता है उनको किसी और विषय के साथ जोड़कर पूछ लिया जाए, जैसे कि हड़प्पा के साथ जोड़कर वैदिक युग के प्रश्न पूछे गए हैं। साथ साथ में आप देखेंगे हड़प्पोत्तर काल से जोड़कर भी प्रश्न जो हैं वो पूछे गए हैं, जिसके अंदर आपको किसी मृदभांड का एक प्रकार बता दिया जाएगा और पूछा जाएगा, विकल्प के अंदर एक हिस्सा डाल दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्या ये हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा था, या फिर आप देखेंगे कि उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड जो थे क्या वो वैदिक युग का हिस्सा था। इस प्रकार के प्रश्न जो है वो गत वर्षों में पूछे गए हैं। तो जो दूसरे कालक्रम है या काल, हड़प्पा वैदिक युग से पहले का समय, वैदिक युग से बाद का समय, इनसे जोड़कर इनकी सामाजिक विशेषताओं से मेल खाती हुई चीजों को साथ में रखकर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के प्रश्न जो है वो आते हैं और इस प्रकार के प्रश्नों को ध्यान में रखकर हम आज की अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हम
और क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या बातचीत में कौन कौन से पहलुओं को हम आज की बातचीत में शामिल करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आज जो हम पढ़ने वाले हैं, पहले हम यहां की सामाजिक व्यवस्था को समझेंगे, जिसके अंदर हम यहाँ के परिवार किस प्रकार से था, ग्रामीण व्यवस्था हम देखेंगे किस प्रकार की थी, किस प्रकार के संबंध जो थे, किस प्रकार से लोग एक दूसरे से संबंधित थे। हम यहाँ पर सामाजिक संरचना को समझेंगे कि किस प्रकार से जो उत्तरी काल था, ऋग्वेदिक समय का ही उत्तरी काल जो था, वहां पर किस प्रकार से बदलाव आते हैं और उनके मुख्य कारण क्या रहते हैं। दूसरा, हम यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको देखेंगे। यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, क्योंकि अगर आप यहाँ की आर्थिक व्यवस्था को देखें तो बहुत ही सरल दिखाई देती है। उस सरलता के कारण हम यहाँ नहीं देखते कि राजनीतिक व्यवस्था जटिल है। जटिल नहीं थी, लेकिन इसके कुछ अपने खास पहलू जरूर थे जिसको समझना जरूरी है। उसके बाद हम यहाँ की आर्थिक व्यवस्था को भी साथ साथ में समझते चलेंगे। तो ये इसका जो क्रम है ये ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि क्या है कि ये सारे की सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार का समाज था, इस प्रकार की व्यवस्था वैदिक युग में थी कि इनको एक अलग अलग धुरी पर रखकर हम इनको नहीं समझ सकते। ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, बहुत ही अहम रूप से जुड़े हुए थे। तो इन तीनों आयामों को हम समझेंगे। इसका एक जो आयाम मैं अगली कक्षा के लिए छोड़ दूंगी, वो होगा धार्मिक। इसका जो धार्मिक आयाम है उसको मैं अगली कक्षा के लिए छोड़ दूंगी, और उस आयाम को हम यहां उस पर बातचीत करेंगे, उसको समझेंगे। क्योंकि अगर आप धार्मिक परिप्रेक्ष्य से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि धर्म के अंदर जिस प्रकार से धार्मिक विश्वासों में बदलाव होता है, वो बहुत ही बड़े पैमाने पर वो बदलाव होते हैं। नए देवी देवियों का उदय होता है और नए विश्वासों का उदय होता है, जिसके लिए अगर हम इस धार्मिक परिप्रेक्ष्य को अगर हम यहाँ समझें तो हम बेहतर तरीके से तुलनात्मक आधार पर हम इसका इस विषय को समझ पाएंगे। तो अगली कक्षा के अंदर हम धार्मिक आयाम समझेंगे, उत्तर वैदिक काल को पूर्ण तरीके से समझेंगे, और उसके साथ साथ ये पहला विषय रहेगा, ये दूसरा, और उसके बाद जो तीसरा रहेगा वो होंगे प्रश्न। उन प्रश्न हम हड़प्पा काल से और हम वैदिक काल के अभी तक जितने भी प्रश्न आए हैं हम मिलकर उनको सुलझाएंगे, उन पर बातचीत करेंगे और सीखेंगे कि किस प्रकार से हमारी आगे की रणनीति बननी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम शुरुआत करते हैं सामाजिक परिस्थिति से। ऋग्वेद का जो समाज था वो, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत ही सरलता थी इस समाज के अंदर, जिसके कारण हम देखते हैं कि जो संरचना थी उसमें बहुत ज्यादा जटिलता नहीं थी, क्योंकि इस समय एक ही जगह ठहर कर निवास कर भोजन यापन करने की व्यवस्था नहीं थी। लोग एक घुमंतु जीवन जो थे उसका वहन करते थे। और तो हम यहां पे शुरुआत करते हैं अब ऋग्वेदिक काल से। ऋग्वेदिक काल जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000
ईसा पूर्व तक का काल है। तो जब भी हम किसी नए समय की शुरुआत करते हैं तो उसके लिए कुछ आयाम जो है वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। कुछ चीजों को ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। पहला जो परिप्रेक्ष्य होता है जिसके आधार पर हम अपनी समझ को बेहतर बना सकते हैं वो होता है कि वहां का भौगोलिक आयाम क्या है, उसका जो भौगोलिक दृष्टिकोण से हम इस समय को कैसे समझें, भौगोलिक क्षेत्रफल क्या था। तो हम यहां पर भौगोलिक क्षेत्रफल से हम समझेंगे। अब इसको किस प्रकार से समझा जा सकता है? ऋग्वेद जो पूर्व वैदिक या जो शुरुआती दौर है वैदिक काल का, उसको ऋग्वेदिक काल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ऋग्वेद जो है वो सबसे पहला ग्रंथ है वैदिक काल का। ठीक है, तो जिसकी वजह से उसके अंदर यहां मैं लिख ही देती हूं ऋग्वेद सबसे प्रथम वेद, इसको सबसे पुराना माना जाता है। ये सबसे पुराना वेद है। हम इसका जो धार्मिक आयाम है या फिर इसका जो सांस्कृतिक आयाम है उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन इसको 10 मंडलों में लिखा गया है। और 2 से लेकर 7 तक के जो मंडल हैं वो सबसे अधिक पुराने हैं। वो सबसे अधिक पुराने हैं और इस वजह से हम देखते हैं कि इन मंडलों के अंदर बहुत सारे स्थानों के बारे में बातचीत की गई है, नदियों के बारे में बताया गया है, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि कौन सा भूभाग जो था या कौन सा भौगोलिक क्षेत्र जो था वो आर्यों का शुरुआती दौर में निवास स्थान रहा होगा या जहां से आर्य आए होंगे। तो ये जो है बाकी 1, 8, 9, 10 जो मंडल हैं वो बाद के लिखे हुए प्रतीत होते हैं। तो यहां से हमें इस भौगोलिक दृष्टि के बारे में पता चलता है, जैसे कि ये सप्त सिंधु क्षेत्र का उल्लेख बार बार किया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र के इर्द गिर्द आर्यों का आवागमन जरूर रहा होगा। ऐसा हो सकता है कि शुरुआती दौर में आर्य जो हो वो सिंधु के उस तरफ रहे हों और बाद में सप्त सिंधव या फिर सप्त सिंधु क्षेत्र में निवास करने के पश्चात वो इस तरफ सिंधु की दूसरी तरफ जो है उन्होंने आगमन किया हो। तो सप्त सिंधु शब्द का बार बार उल्लेख मिलता है। साथ साथ में कुछ नदियों का उल्लेख मिलता है जो कि आज के समय में सभी अफगानिस्तान में हैं। सभी अफगानिस्तान के अंदर है। उन नदियों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे कि कुभा या फिर सुवास्तु। इस प्रकार की नदियों का उल्लेख मिलता है, जिससे कि ये एक निष्कर्ष या अंदाजा लगाया जा सकता है कि सप्त सिंधव जो क्षेत्र था या जो सप्त सिंधु क्षेत्र था वहां से वो उनका मुख्य निवास स्थान रहा होगा। इस पृष्ठभूमि में, हिंदुस्तान की पृष्ठभूमि में आने से पहले, और अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है वहां पर भी उनकी पहुंच रही होगी। तो इस आधार पर भौगोलिक क्षेत्रफल का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके बाद आर्यों के आगमन को लेकर बहुत बहस छिड़ी हुई है और इस पर भी अलग अलग तथ्य जो हैं वो अलग अलग पुरातात्विदों एवं इतिहासकारों द्वारा दिया गया है। केवल इतिहासकार ही नहीं लेकिन अलग अलग दार्शनिकों ने भी अपने मत इस पर दिए हैं। तो अगर हम बाल गंगाधर तिलक से शुरुआत करें तो उन्होंने बोला कि उत्तरी ध्रुव से आर्य लोग आए होंगे, उनका मुख्य निवास स्थल जो है वो उत्तरी ध्रुव होगा। यहां पर हम उनके मुख्य स्थल, मुख्य निवास स्थल
से जुड़े हुए जो मतभेद हैं या अलग अलग तथ्य या मत जो दिए गए हैं उस पर बात कर रहे हैं। तो एक हम देखते हैं कि एक मत ये है कि वो उत्तरी ध्रुव से आए, दूसरे ये हैं कि वो तिब्बत से आए। स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि वो ये लोग तिब्बत से आए होंगे, तिब्बत के पठारों से गुजरते हुए आए होंगे। उसके बाद तीसरा मत दिया गया कि ये कश्मीर की घाटी से अथवा हिमालय से ये लोग आए होंगे। ठीक है, कश्मीर की घाटी से या हिमालय से ये लोग आए होंगे। उसके बाद चौथा ब्रह्म ऋषि प्रदेश से ये लोग आए होंगे, जो वर्तमान समय में कश्मीर की घाटियों के इर्द गिर्द इसको माना जाता है। उसके बाद एक और मत आया जो कि सप्त सिंधु क्षेत्र का प्रतिपादन करता है। उसके बाद कहा गया कि हो सकता है कि पूर्वी यूरोप से भी लोग आए हों। पूर्वी यूरोप से जो आर्य थे वो आए हों। उसके बाद सातवां मत दिया गया कि ये मध्य एशिया से आए होंगे। मध्य एशिया से इसलिए माना गया क्योंकि यहां पर घोड़े थे। घोड़े जो थे वो हम देखते हैं कि हड़प्पा काल में भी नहीं थे और उसके बाद भी हमें कुछ उसके अवशेष इस प्रकार से नहीं मिलते हैं। जैसे कि एक बार जो सवाल आया था 2019 या 20 के अंदर, जिसके अंदर घोड़ों पर एक सवाल आया था कि घोड़ों के अवशेष जो हैं वो हड़प्पा सभ्यता में पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते। कुछ किताबें इस बात का प्रतिपादन करती हैं कि हाँ, घोड़ों के अवशेष मिले हैं, लेकिन यूपीएससी ने इसको सही नहीं माना। लोगों ने अर्जियां भी दी लेकिन इसको सही नहीं माना। इसको सही ना मानने का जो कारण है वो मुख्य ये है कि घोड़े की आकृति या जो संरचना है, जो हड्डियों का जो ढांचा है, उसके आधार पर ये पूरी तरह से नहीं कहा जा सका है अभी तक कि वो अवशेष जो है वो घोड़े के ही हैं। हो सकता है कि वो घोड़े जैसे दिखने वाले जो जानवर हैं उनके भी अवशेष हों। वो हो सकता है कि किसी गधे के अवशेष हों, हो सकता है कि वो किसी पोनी या फिर खच्चर, इस प्रकार के जो जानवर हैं उनके भी अवशेष हों। तो क्योंकि आर्यों ने घोड़ों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, रथों से बांधकर घोड़ों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, तो इस आधार पर ये एक मत बनता चला आया। उसके बाद रशिया को भी माना गया कि यहां से भी हो सकता है कि ये लोग आए हों। तो ये जो इस प्रकार से विभिन्न मत जो हैं उनके मुख्य स्थल या फिर उनके निवास स्थल, मुख्य निवास स्थल से जोड़कर इस प्रकार के मत जो हैं वो दिए गए हैं। तो हम शुरू करते हैं कि आर्य कौन थे, आर्य किन लोगों को समझा जाए। तो यदि आर्य शब्द का यदि आर्य शब्द को अगर हम इतिहास की दृष्टि से समझें तो ये एक सांस्कृतिक समूह था। तो ये एक सांस्कृतिक समूह था जो भाषाई आधार पर जिसका निर्धारण किया जा सकता है। ये एक भाषाई समूह था। हम देखते हैं कि ऋग्वेद के अंदर आर्य शब्द का प्रयोग 36 बार किया गया है, जिसके आधार पर समझा जा सकता है कि ये एक सांस्कृतिक समूह के रूप में इसको हम समझ सकते हैं। और कितना महत्व था उसके आधार पर भी समझा जा सकता है कि इन्हें आर्य ही कहा जाता था। साथ साथ में हम देखते हैं कि ऋग्वेद जो था, क्योंकि ये सबसे पुराना एक
ग्रंथ था, इस पर सिर्फ थोड़ा सा प्रकाश डालने के लिए इसमें किस प्रकार की प्रार्थनाएं हैं, ऋचाएं हैं, इनको हम बाद में विस्तार से इस पर बातचीत करेंगे जब हम धार्मिक आयाम पर जब हम बात करेंगे। तो क्योंकि ये सबसे पुराना वेद है, तो 2 से 7वें जो मंडल हैं वो सबसे पुराने हैं। और इन मंडलों के अंदर हम देखते हैं, कि अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण, इन सभी देवताओं के बारे में बातचीत की गई है और इनके लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं भी लिखी गई हैं। अब ऋग्वेद के आधार पर मुख्य रूप से ये जो मंडल हैं, इन मंडलों के आधार पर हम कुछ चीजें बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं कि किस प्रकार की प्रार्थनाएं जो लिखी गई हैं, उन प्रार्थनाओं में किस प्रकार की मांग की गई है या किस लिए लिखी गई है, उन प्रार्थनाओं का उद्देश्य क्या था। जैसे कि अगर सामाजिक परिवेश में मैं आपको बताऊं तो उसके अंदर आप देखेंगे कि कुछ प्रार्थनाएं ईश्वर से इस प्रकार से की गई हैं कि जैसे कि परिवार वाले पुत्र की कामना कर रहे हों, लेकिन हमें कहीं पे भी पुत्री की कामना करते हुए प्रार्थनाएं नहीं मिलती हैं। तो हम किस प्रकार की पारिवारिक संरचना थी, किस प्रकार का समाज था, उसके बारे में हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उसके बारे में हम अपनी समझ बना सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो इस प्रकार से आर्यों को यहाँ पर दर्शाया गया है ऋग्वेद के अंदर। हम उनके स्थान की बात करें तो हम यहाँ पर 2 नदियों का उल्लेख बार बार देखते हैं। सबसे अधिक उल्लेख जो किया गया है नदियों में वो है सिंधु नदी का, उसके बाद सरस्वती नदी का उल्लेख किया गया है। सरस्वती नदी को नदी तमा तक कहा गया है। नदियों में उत्तम अगर संधि विच्छेद करेंगे तो आप इसको थोड़ा समझ पाएंगे। तो नदियों में जो उत्तम थी वो सरस्वती थी। भले अब अगर आप सरस्वती नदी के बारे में बातचीत अगर करें, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे या आर.एस. शर्मा द्वारा जो प्राचीन भारत की किताब लिखी गई है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि इस पर भी सरस्वती के इर्द गिर्द भी बहुत सी बहस बनी हुई है कि सरस्वती नदी थी या नहीं थी, या फिर ये कहाँ स्थित थी, इसका क्षेत्र क्या था, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से ये कहाँ थी। तो लेकिन अगर हम ऋग्वेद के आधार पर देखें तो सरस्वती नदी को नदीतमा कहा गया है। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से आर्य जो हैं आते हैं। पहला इसके अंदर एक जो पॉइंट हमें यहाँ ध्यान रखना है, ये 2। तीसरा पॉइंट जो हम यहाँ पे इनके आगमन से जो जुड़ा हुआ है, आगमन जो आर्यों का हुआ वो ऐसा नहीं था कि वो एक ही बार में सारे के सारे आर्य जो थे वो हिंदुस्तान की इस धरती पर आ गए और यहाँ पर उन्होंने बसना शुरू कर दिया और अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं था। हम देखते हैं कि टुकड़ों के अंदर आर्य आते हैं। पहले कुछ समूह आर्यों के आते हैं, वो यहाँ पर अपने आप को स्थापित करते हैं, अपना रहन सहन करना शुरू करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ और आते हैं, कुछ और आर्य जो लोग हैं वो आते हैं। तो धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि आर्यों की संख्या जो है वो बढ़ती है। अब आगमन के समय जब आर्य आते हैं तो यहाँ पर 2 प्रकार की जातियां या 2 प्रकार के लोग उनको मिलते हैं, एक दास नामक, एक दस्यु नामक। और जिस प्रकार से इतिहासकारों ने विश्लेषण किया है उस आधार पर देखा जाता है कि जो दास लोग थे, दास नामक जो लोग थे, वो माना जाता है कि वो प्रारंभिक आर्य रहे होंगे, प्रारंभिक आर्य रहे होंगे, या वो बहुत समय पहले 1500 ईसा पूर्व से पहले ही इस क्षेत्र में आ चुके होंगे और यहाँ बस गए होंगे। तो प्रारंभिक आर्य रहे होंगे। क्योंकि
हम अभी इससे जब इसकी तुलना करेंगे इन दोनों की तो वो हम समझ पाएंगे। इसके बाद इनका जो उल्लेख है हमें ईरान के जो ग्रंथ हैं वहां पर भी मिलता है। अवेस्ता के अंदर हमें इन ग्रंथों का, जिन अवेस्ता के अंदर हमें दास नामक लोगों का उल्लेख हमें मिलता है। और यदि दस्यु की बात करें तो ये माना गया है कि यही यहां के मूल निवासी रहे होंगे। आर्यों का रवैया दासों के प्रति थोड़ा नर्म था, लेकिन दस्यु के प्रति वो बहुत ही आक्रामक थे। दासों के प्रति थोड़ा नर्म था और दस्यु के प्रति वो काफी आक्रामक थे। इस आधार पर भी कहा जा सकता है। और अगर सांस्कृतिक दृष्टि से हम देखें तो दस्यु जो लोग थे वो गायों का पालन दूध या दूध से बनने वाली वस्तुओं के लिए नहीं करते थे, और साथ साथ में ये लोग लिंग पूजक थे। लिंग पूजक थे, जो कि हम दासों में हम देखते हैं कि दास गायों का भी पालन किया करते थे। और इस प्रकार से हमें इनमें सांस्कृतिक रूप से बदलाव दिखते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसके आगमन को देखा गया है। उसके बाद आगे हम चल पड़ते हैं कि किस प्रकार से जितने ये कबीले थे, क्योंकि जो इस समय का जो सामाजिक परिवेश था वो कबीलियाई परिवेश था। छोटे छोटे समूहों में, छोटे छोटे कबीलों के अंदर, छोटी छोटी जनजातियों के स्वरूप में बहुत सारे समूह एक साथ रहा करते थे, और इन समूहों के बीच में संघर्ष एक आम बात थी। क्योंकि यहाँ की जो आर्थिक परिवेश था, यहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था थी, वो इस आधार पर निर्भर नहीं थी, वो कृषि पर निर्भर नहीं थी। यहाँ एक ही जगह रहकर, एक ही स्थान पर रहकर जीवन बिताने वाले लोग नहीं थे। लोग परस्पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरते रहते थे, घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे। तो कृषि पर आधारित एक व्यवस्था जो थी वो हमें शुरुआती दौर में नहीं मिलती है। और समाज जातियों में, जनजातियों में, जातियां कास्ट वाली जातियां नहीं, जनजातियों के अंदर यहाँ पर समाज जो था वो विभाजित था, और उनके बीच में परस्पर संघर्ष जो था वो भी बहुत ही स्वाभाविक रूप से, बहुत ही आम तौर पर यहाँ होता रहता था। तो यहाँ के जीवन को समझने के लिए, सामाजिक जीवन को समझने के लिए ये समाज जो था वो कबीलों पर आधारित था। कबीलियाई समाज था। परस्पर युद्ध होते रहते थे। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। हम देखते हैं कि यहाँ पर युद्धों से जुड़ी हुई ऋचाएं हैं, युद्धों से जुड़ी हुई प्रार्थनाएं। जो सबसे पुराने मंडल हैं उसमें भी हमें ऋग्वेद के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद पुरंदर, या पुरंदर नामक हमें एक देवता का भी विवरण मिलता है, जिसको इंद्र के समकक्ष आगे जाके माना जाता है। इंद्र ही माना गया है उनको। पुरंदर का अर्थ होता है जो कि किलों को तोड़ने वाला। किलों को तोड़ने वाला। तो अगर हम यहाँ पे इतिहासकारों की दृष्टि से अगर हम देखें, क्योंकि इस समय में हिंदुस्तान के इस क्षेत्र में तो हमें किले नहीं दिखाई देते, लेकिन हो सकता है कि अफगानिस्तान के क्षेत्रों में या सप्त सिंधु के उस हिस्से, उस पार, वहां पर इस प्रकार के किले हों, और उसी के आधार पर इस प्रकार के एक देवता की मान्यता जो है उसकी शुरुआत हुई हो। इसके साथ साथ हम यहां देखते हैं कि घोड़ों को लगाकर रथों का प्रयोग सबसे पहले आर्य लोग ही
लेकर आते हैं। उसके बाद लकड़ी का हल, इसका भी उल्लेख हमें मिलता है, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ कृषि का आरंभ जो है वो उसकी शुरुआत हो गई थी और उससे कृषि के अंदर बदलाव को देखा जा सकता है। उसके बाद ये भी कहा गया कि यहाँ के जो सिपाही थे, या यहाँ पे जो ऐसा वर्ग था जो लड़ने का काम करता था, सुरक्षा का काम करता था, वो वर्ग जो था वो मुख्य रूप से बहुत ही उन्नत था। उनके पास अच्छे युद्ध करने के, या फिर आप लिख लीजिए कि यहाँ पर औजार उनके पास बहुत बेहतर थे, यहाँ के अगर संबंध में उनको देखा जाए। तो इसके आधार पर हम आर्यों को समझ सकते हैं और किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित किया उसको हम समझ सकते हैं। उसके बाद अगर हम युद्धों की बात करें तो हम जा सकते हैं, युद्धों की बात करें तो हम जा सकते हैं दशराज युद्ध पर। दशराज युद्ध के इर्द गिर्द एक बहुत ही रोचक जो कहानी है, एक बहुत ही रोचक आयाम जुड़ा हुआ है। ये केवल कहानी कहने का अर्थ है कि एक बहुत ही रोचक बात जो है इसके आसपास जुड़ी हुई है। इसको दशराज युद्ध कहा जाता है। दशराज युद्ध के अंदर क्या हुआ हम देखते हैं। भरत नामक एक जन थे, या एक कबीला था, जनजाति या फिर एक कबीला था। और ये जो भरत जाति के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, गुरु वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया विश्वामित्र के स्थान पर। विश्वामित्र को हटा दिया गया और उनके स्थान पर गुरु वशिष्ठ को पुरोहित के स्थान पर नियुक्त किया गया, जिससे विश्वामित्र क्रोधित हुए और उन्होंने क्या किया, भरतों के खिलाफ 10 राजाओं की एक संधि बनाई। 10 राजाओं की एक संधि बनाई भरतों के खिलाफ लड़ने के लिए, भरत से युद्ध करने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि एक स्थान पर तो यहाँ भरत थे और उनके सामने यहाँ पर 10 राजाओं की संधि से बनी हुई जो सेना थी वो थी। और ये इनको जो इनका जो नेतृत्व आप देख रहे हैं तो राजा ही कर रहे थे, लेकिन इसके पीछे यहाँ पर गुरु विश्वामित्र भी जो थे वो इन राजाओं के साथ, 10 राजाओं के साथ यहाँ गुरु विश्वामित्र भी थे। और इसके अंदर क्या होता है कि जो भरत थे ये बहुत ही प्रभावी और बहुत ही प्रभावशाली योद्धा थे। और ये क्या करते हैं कि ये इस युद्ध को जीत जाते हैं। इस युद्ध को लड़ा जाता है पुरुषिनी नदी के किनारे, जिसको आज के समय में रावी नदी के नाम से माना जाता है। पुरुषिनी नदी को रावी नदी को माना जाता है। यहाँ पर भरत लोग जीत जाते हैं। वो इस प्रकार से अपनी जीत हासिल करते हैं कि वो वहां पर बने हुए बांध को भी तोड़ देते हैं और सभी राजाओं पर 10 राजाओं पर अपनी जीत हासिल कर लेते हैं। भरत उसके बाद जाकर यहां से इस युद्ध के बाद संधि कर लेते हैं पुरु से, और उसके बाद इन लोगों को कुरु के नाम से जाना जाने लगता है। और उसके बाद कुरु जो है वो संधि कर लेते हैं पांचाल
जन से, और उसके बाद हम देखते हैं कि कुरु और पांचाल मिलकर ऊपरी या उत्तरी गंगा घाटी में अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं। तो ये बहुत ही शक्तिशाली जन के रूप में उभरते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं जिस प्रकार से जनपदों का उदय होता है, उनके अंदर भी ये अपना वर्चस्व स्थापित करके रखते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इनके जीवन में ऐसे कौन से आयाम थे जिसके आधार पर ये अपने आप को इस प्रकार से स्थापित कर पाए। इस समय में किस प्रकार से आर्यों ने अपना वर्चस्व इस काल में स्थापित किया। तो हम देखते हैं कि यहां पर सबसे पहले इन लोगों ने घोड़ों का प्रयोग करना शुरू किया, घोड़ों एवं रथों का प्रयोग करना शुरू किया, जिसकी शुरुआत इन्होंने ही करवाई थी। इससे पहले हम देखते हैं कि घोड़ों का प्रयोग युद्ध में या फिर इस प्रकार के संघर्षों में नहीं किया जाता था। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर इसीलिए रथकार जो थे वो भी एक श्रेणी बन गई। रथकार जो थे वो भी एक तरह से एक व्यवसाय बन गया। जो लोग रथों को बनाते थे उनकी बहुत बड़ी संख्या जो थी वो बनती चली गई। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर पहिए का इस्तेमाल जो है, या फिर नोकदार जिस पर कांटेदार पहियों का प्रयोग किया गया युद्ध के लिए। इसके साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर कृषि की शुरुआत जो है वो आर्यों के आने के बाद बहुत बेहतर तरीके से होती है, क्योंकि माना जाता है कि आर्यों को कृषि का ज्ञान था, क्योंकि यहाँ पर हमें लकड़ी का हल प्राप्त होता है। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ के जो योद्धा थे वो बहुत प्रभावी थे, और साथ साथ में उनको यहाँ के औजारों का जो ज्ञान था और औजार बनाने का जो ज्ञान था, प्रशिक्षण जो था, वो बहुत बेहतर था अगर तुलनात्मक आधार पर देखा जाए। उसके बाद गाय एवं बैल का पालन करते थे, बैल का पालन करते थे, दूध से बनने वाली वस्तुओं का सेवन करते थे। और यहाँ का जो जीवन था वो घुमंतु या विचरने पर आधारित था। एक स्थान से दूसरी जगह जाने पर इस गाय के संबंध में हम कह सकते हैं कि गाय क्योंकि एक मुख्य संसाधन था, तो हमें चोरी के भी बहुत सारे इस प्रकार की उल्लेख जो हैं वो मिले हैं, जिसके अंदर गायों को चुरा लिया जाता था या गायों के लिए भी युद्ध किया जाता था। जो गायों के लिए युद्ध होता था उसको गविष्टि या फिर गविष्ठी कहा जाता था। गविष्ठी या गविष्ठी उसको कहा जाता था। हम देखते हैं कि यहाँ बहुत सारे व्यवसाय बन जाते हैं। रथकार, चमड़े का काम करने वाले और मृदभांड बनाने वाले कुम्हार, इन सब का महत्व जो है वो समाज में बहुत बढ़ जाता था। जो यहाँ पर हमें नहीं मिलता है वो है हमें व्यापार का उल्लेख इस समय में नहीं मिलता है। निरंतर तौर पर यहाँ पर व्यापार जो था वो नहीं किया जा रहा था। हम यहाँ देखते हैं कि एक विस्तृत व्यवस्था तो थी, लेकिन फिर भी ये अपने बहुत ही मूलभूत आधार पर अभी चल रही थी। इसमें जटिलता धीरे धीरे आ रही थी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो हम कोई बहुत विस्तृत प्रशासनिक व्यवस्था की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन किस
कौन कौन से आयाम जो हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो हमें एक शब्द दिखाई देता है राजन, जो कि कबीले का मुखिया था, जो कि कबीले का मुखिया होता था। मुखिया का काम होता था युद्धों में जीत हासिल करवाना। युद्धों में जीत हासिल करवाना कबीले के मुखिया का काम होता था। हम देखते हैं कि राजन का जो पद है वो वंशानुगत बन जाता है। यहां पर हम एक विस्तृत व्यवस्था तो नहीं देखते, यहां पर एक राजतंत्र का उदय नहीं देखते हैं, लेकिन उसकी नींव जो थी, आप मान लीजिए कि जैसे कि वो इस तरीके से रखी जा चुकी थी। राजन का पद जो था वो वंशानुगत हो जाता था, क्योंकि परिवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई था पूरे समाज का। परिवार के आधार पर ही पूरे समाज में एक व्यक्ति विशेष को समझा जाता था या महत्व दिया जाता था। तो ये वंशानुगत हो चुका था। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहां पर 3 मुख्य इकाइयां थी: सभा, समिति और विदत। सभा जो थी ये अभिजात्य वर्ग द्वारा बनाई जाती थी। यहां पर आप देखेंगे कि ऊपरी कक्षा के जो लोग थे वो यहां पर थे, जो कि जिनके पास अधिक संसाधन थे वो लोग। समिति जो थी, इसमें राजन के नेतृत्व में ये राजन के नेतृत्व में होती थी, और इसमें सभी वर्गों को शामिल किया जाता था। विदत को लेके, इसके कार्य प्रणाली को लेकर बहुत ज्यादा निश्चितता से नहीं कहा जा सकता, लेकिन यदि कोई अनुष्ठान वगैरह होते थे या मान लीजिए कोई मरम्मत वगैरह के काम करवाने होते थे, तब इस सभा का प्रयोग किया जाता था, या इस सभा को अपनाया जाता था। तो सभा और समिति ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण इकाइयां थी पूरे प्रशासनिक ढांचे की, जो कि राजन भी जिनको देखता था वो चाहता था कि सभा और समिति दोनों राजन के पक्ष में रहे, कि उसको ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिले अपने कबीले पर। तो सभा और समिति बहुत महत्वपूर्ण थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन सभाओं के अंदर स्त्रियों को भी उस समय उनके पास ये अधिकार था कि वो इसमें आ सकती थी, बैठ सकती थी, हिस्सेदारी निभा सकती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी इकाइयां हैं या कौन कौन से जो वर्ग हैं वो इस समय में उभर कर आते हैं या महत्वपूर्ण बताए जाते हैं। एक तो राजन है, जो कि योद्धा वर्ग था। उसके बाद हम देखते हैं कि पुरोहित, जैसे गुरु विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ की हमने बात की, उसी प्रकार से एक पुरोहित वर्ग जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, और इनका जो कबीलियाई राजनीतिक जो व्यवस्था थी उसमें बहुत ही अहम इनकी भूमिका रहती थी। साथ साथ में हम देखते हैं कि एक और शब्द हमारे पास आता है, सेनानी। सेनानी ये औजारों और हथियारों एवं हथियारों का प्रयोग करते थे। औजारों एवं हथियारों का प्रयोग करते थे। लेकिन हमें एक यहां पर कर व्यवस्था का हमें यहां पर अभाव मिलता है,
क्योंकि इस प्रकार की आर्थिक संरचना ही नहीं थी जहां पे एक निश्चित तौर पर एक कर व्यवस्था को बनाया जा सके, या फिर एक जिस तरह से राजस्व को उगाने के लिए एक अधिकारी होता है, इस प्रकार के किसी अधिकारी को नियुक्त किया जा सके। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर गायों को चुराने के हमें चुराने का भी उल्लेख मिलता है, क्योंकि हम देखते हैं कि गाय जो है वो एक मुख्य संसाधन के रूप में इस समय मानी जाती है। तो यदि हम समाज के स्तर पर और एक पारिवारिक स्तर पर अगर हम देखें तो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनका महत्व जो था वो बढ़ जाता है। हम देखते हैं जन, कबीला या जनजाति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि विश्व, गांव की एक इकाई के रूप में उभरती है। उसके बाद गण देखते हैं या फिर गण देखते हैं, तो ये एक कबीले का ही एक इकाई है। कबीले की इकाई जो कि वंश के आधार पर आधारित होती है, उसे गण कहा जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक शब्द मिलता है ग्रामिणी या फिर ग्रामणी जिसे कहा जाता है, और ये एक कबीले की इकाई का नेतृत्व करते थे। इसी प्रकार से व्रजपति जो है वो भी एक शब्द हमें निकल कर आता है। व्रजपति भी गांव के आधार पर नेतृत्व करने वाले लोगों में से होते थे। इसके साथ साथ अगर हम सामाजिक संरचना की बात करें तो सामाजिक संरचना के अंदर कुल जो थी वो मूलभूत इकाई थी। यहां पर हम देखते हैं कुल जो थी वो एक मूलभूत इकाई के रूप में उभर कर आती है। उसके बाद हम देखते हैं कि व्यक्ति विशेष जो है उसको उसके वंश के आधार पर ही पहचाना जाता था। तो वंश जो है, वंश का बहुत ही अधिक महत्व जो है हमें इस समाज के अंदर, इस समय के अंदर दिखाया जाता है, देखा जाता है। साथ साथ में जिस प्रकार का गण होता था या जिस प्रकार का जिस कबीले के प्रति बहुत ज्यादा तरीके से झुकाव होता था, यदि कहीं पर भी किसी प्रकार का युद्ध हो जाता है या किसी प्रकार का संघर्ष हो जाता है तो व्यक्ति अपने कबीले के अनुसार ही काम करते थे। तो कबीला बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि हम देखते हैं कि जो ये जन है, जन का उल्लेख 275 बार लगभग ऋग्वेद के अंदर किया गया है, जिसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि कितना अधिक महत्वपूर्ण था। उसके बाद हम ग्राम देखते हैं, ग्राम देखते हैं। जिस प्रकार से गांव आज बोला जाता है उस प्रकार से उसे गांव नहीं कहा जा सकता था, लेकिन इसे गांव की एक छोटी इकाई, क्योंकि एक समूह के रूप में एक सूक्ष्म समूह, लोगों का एक सूक्ष्म समूह जो था उसके आधार पर देखा जाता है, जो कि बाद में इसका अर्थ जो है वो गांव हो जाता है। तो उन समूहों के बीच में जो संघर्ष होता था उसको संग्राम कहा जाता था। आज भी आप देखें संग्राम जो है, इस शब्द का प्रयोग आधुनिक समाज में भी किया जाता है। उसके बाद जो कुल थी, मूलभूत इकाई, इसका नेतृत्व जो करते थे वो उसको कुलप अथवा कुलपति
कहा जाता था और ये हमेशा ही पुरुष होते थे। तो हम देखते हैं कि ये जो समाज था वो पुरुष सत्तात्मक था। वो जहाँ पर पुरुषों को वरीयता दी जाती थी उस प्रकार का समाज हम यहाँ पर देखते हैं। इसीलिए जितनी भी ऋचाएं मिली हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, वो सारी की सारी ऋचाएं और प्रार्थनाएं पुत्र प्राप्ति के लिए हमें दिखाई देती हैं। अगर नारी की अवस्था की बात की जाए तो उनको अगर उनकी अवस्था की बात की जाए तो हम देखते हैं कि उनको सभाओं में बैठने का अधिकार था। बैठने का अधिकार था। वो अनुष्ठानों में अपने पति के साथ बैठ सकती थी। तो हम देखते हैं कि ये पितृ सत्तात्मक जो समाज था ये उसकी उसका प्रतिपादन यहाँ पर करती है। उसकी एक छवि जो है वो हमारे सामने इस प्रकार से प्रस्तुत होती है। तो अनुष्ठानों में वो पति के साथ बैठ सकती थी, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि कुछ पुरुष अपने साथ अपनी मां का नाम लगाते थे। तो ये भी इसके उदाहरण और उल्लेख कम है, लेकिन इस प्रकार के उल्लेख जो हैं वो पाए जाते हैं। हेलो वो पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि ये इस प्रकार की व्यवस्था भी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि यहां पर विधवा विवाह भी जो था उसकी भी अनुमति थी। और यहां पर हम देखते हैं बाल विवाह जैसा कोई भी इस प्रकार का अस्तित्व हमें यहां पर दिखाई नहीं देता है। उसके बारे में कोई बातचीत नहीं होती है। और विवाह की जो उम्र थी वो भी कोई बहुत कम उम्र नहीं होती थी, वो 16 से 17 की उम्र रखी गई थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बाल विवाह का जो कॉन्सेप्ट था उसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन समाज में जो थे इस समय बदलाव हो रहे थे। एक समय पर हम देखते हैं कि समाज में बहुत व्यापक स्तर पर बदलाव जो थे ऋग्वैदिक काल के उत्तर समय में या अंत में हम देखते हैं कि समाज में व्यापक तरीके से बदलाव होना शुरू हुए। व्यापक तरीके से बदलाव होने का अर्थ है कि एक संरचना और एक अधिक्रम बनना शुरू हुआ। सामाजिक अधिक्रम जो था वो बनना शुरू हुआ। तो यहां पर क्या क्या ऐसे बदलाव हुए ऋग्वैदिक काल के अगले चरण में या आखिरी चरण में? हम देखते हैं कि यहां पर योद्धा वर्ग बना। यहां पे एक अधिक्रम बनता है। योद्धा वर्ग के बाद हम देखते हैं कि यहां देखते हैं कि एक पुरोहित वर्ग बना। उसके बाद यहां पर सामान्य लोग थे और बाद में अंत में हम यहां पर शूद्रों का भी उल्लेख पाते हैं। लेकिन ये जो व्यवस्था थी ये पूरी तरह निश्चित नहीं हो गई थी। ये व्यवस्था में उस प्रकार की जटिलता नहीं थी। ये व्यवस्था उस प्रकार से निश्चित नहीं हो गई थी। ये अधिक्रम जो था वो निश्चित नहीं हो गया था और ये वंशानुगत आधार पर इसको नहीं रखा जाता था। तो ये इस प्रकार के बदलाव जो हैं वो हमें
दिखते हैं, क्योंकि हम शूद्रों के बारे में इस प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत सारे इस प्रकार के सेवकों का उल्लेख जो है वो किया जाता था, जिसके अंदर पुरोहितों को सेवा के लिए उनको प्रदान कर दिया जाता था। तो हम देखते हैं कि सामाजिक संरचना की एक शुरुआत हो जाती है, एक नए वर्ग का भी हमें उल्लेख यहाँ पर मिलता है, शूद्रों का। और ये जो अधिक्रम था वो एकदम निश्चित हो जाता है जब हम उत्तर वैदिक काल की तरफ बढ़ते हैं। तो कैसे नहीं था, जैसे कि आप देखेंगे कि मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता जो हैं वो कुछ और काम करते हैं, मेरी माता जो है वो अनाज पीसती हैं। इस प्रकार का उल्लेख जो है हमें ऋग्वेद के अंदर मिलता है, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि संरचना की शुरुआत तो हुई ऋग्वेद के अंतिम समय में, लेकिन उसको वो वहाँ पर फिर भी हम देखते हैं कि बहुत ही मूलभूत तरीके से, ये बहुत सरल तरीके से समाज जो था वो बना रहा। यहाँ पर जो एक तरह से जो विभिन्न वर्गों के बीच में जो आर्थिक असमानता दिखती है, उसका आधार होता था लूट से आया हुआ सामान, उसको अलग अलग प्रकार से बांटा जाता था। कुछ लोगों को कम दिया जाता था, कुछ को अधिक दिया जाता था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एक असमानता यहाँ जाकर पनपती है। लोगों ने धीरे धीरे यहाँ पर स्थायी जीवन की शुरुआत करना शुरू की थी। स्थायी जीवन की शुरुआत उस प्रकार से नहीं, लेकिन कृषि का प्रयोग होना शुरू हुआ था, लेकिन फिर भी मूलतः लोग जो थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। तो इस प्रकार से एक निजी संपत्ति का या निजी क्षेत्र का इस प्रकार के जो विचार थे या इस प्रकार की जो व्यवस्था थी वो अभी शुरू नहीं होती है। और यहाँ पर कर उगाही करने की जो व्यवस्था थी वो भी शुरू नहीं हो पाती है, क्योंकि हम देखेंगे कि यहाँ पर पूर्ण रूप से एक निश्चित एक स्थायी आर्थिक सामाजिक जीवन जो था वो अभी नहीं था, लेकिन एक संरचना और धीरे धीरे जटिलता की तरफ समाज अब बढ़ रहा था। तो अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल को। उससे पहले हम शुरुआत करेंगे जो धार्मिक परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार का धार्मिक वातावरण था, किस प्रकार का परिवेश था, किस प्रकार के बदलाव जो है वो आगे आने वाले चरण में उत्तर वैदिक काल में होते हैं। और हम उसके बाद प्रश्नों को समझेंगे और प्रश्नों पर बातचीत करेंगे। आशा है कि आपको यहाँ तक जितनी भी बातचीत हमने की, जितनी भी चर्चा विचार विमर्श किए, वो आपको समझ आए होंगे। और आप हमें लिखते रहिए। और धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली कक्षा में उत्तर वैदिक काल के साथ, और उसके बाद हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।